Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। न्याय टीवी की यह कोशिश रहती है कि भारत की न्याय व्यवस्था एवं उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक पहुंचाते रहें। हम लगातार आपको उन जानकारियों से अवगत कराते आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने दिल्ली के जाने माने वकील संजू कुमार से बात की। उनसे अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने हमें बताया कानून की जानकारी जरूरी क्यों है, कानून की जानकारी के अभाव में क्या नुकसान सहना पड़ सकता है। हमने उनसे यह भी जाना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट क्या काम करते हैं। इसी कड़ी में हमने आगे बात की संजू कुमार से दीवानी और फौजदारी मुकदमे के बारे में। न्याय पाने के लिए शुरुआत कैसे होती है और अगर आप पर किसी ने झूठा केस किया है तो उसको कैसे मैनेज करें। दीवानी मुकदमा यानी सिविल केसेस, फौजदारी मुकदमा यानी क्रिमिनल केसेस। संजू जी, हमें बताएं कि दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा में क्या फ़र्क है। फौजदारी मुकदमा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी मुकदमा क्राइम के लिए चलता है वो फौजदारी मुकदमा है। क्रिमिनल प्रोविज़न मैक्सिमम भारतीय दंड संहिता के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। ये और भी एक्ट्स हैं जिनमें ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ का प्रावधान किया गया है। वहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा तो वो फौजदारी मुकदमा है। कंपैरेटिवली दीवानी मुकदमा बाकी सब मुकदमों को कह सकते हैं, ये मेनली कॉन्ट्रैक्चुअल या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, जिसे आप कंज्यूमर ग्रीवेंसेस कह सकते हैं। कंपनी कोर्ट्स में मैटर जाता है जिसमें कंपनी डिस्प्यूट्स होते हैं। इस तरह बैंकिंग डिस्प्यूट्स डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में फाइल होता है। तो ये सब ब्रॉडली दीवानी मुकदमा के अंदर तहत आता है। दोनों ही तरह के मुकदमे में ट्रायल का अपना प्रावधान किया गया है। मैक्सिमम जगह दीवानी मुकदमा में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत ट्रायल होता है और फौजदारी मुकदमे में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर ट्रायल होता है। दोनों ही तरह के मुकदमे में मैक्सिमम जगह गवाही होती है, बी डायरेक्टली हो, फिजिकली हो या इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट हो। दोनों ही अलग अलग डोमेन में ऑपरेट करता है और जब इसका एंड होता है तो सिविल दीवानी मुकदमे में डिक्री पास होता है। उस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए हम जाते हैं। सिमिलरली फौजदारी मुकदमे में पहले गिल्टी कन्विक्शन होता है, फिर कन्विक्शन के पनिशमेंट के लिए प्रोसीडिंग चलता है। तो ये ब्रॉडली दीवानी मुकदमा और फौजदारी मुकदमा में के अंतर को हम समझ सकते हैं। यह तो थी मुकदमे और कन्विक्शन की बातें। अगर किसी पर झूठा एफआईआर दर्ज किया गया हो तो वह क्या करे। देखिए, अगर कोई झूठा पुलिस केस शुरू हुआ है तो उसके अगेंस्ट हम मल्टीपल अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पहले ये समझने की बात है कि जो नॉर्मल पार्लेंस में हम एफआईआर कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले पुलिस कंप्लेंट होता है और पुलिस कंप्लेंट को ही हम एफआईआर समझ लेते हैं। तो ये डायकोटोमी समझने की ज़रूरत है कि पहले पुलिस कंप्लेंट होता है तो पुलिस के पास पावर है कि पहले उसका इंक्वायरी करे और इंक्वायरी में अगर प्राइमा फेसाई केस बनता दिखे तो वो एफआईआर दर्ज करे। दूसरा सिनेरियो ये है कि डायरेक्टली एफआईआर दर्ज हो गया है। आपके अनुसार अगर वो झूठा एफआईआर है तो आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। पहला कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को सहयोग करें और पुलिस को अगर लगे कि आपके अगेंस्ट जो केस जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है, तो हो सकता है पुलिस ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दे, फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दे, ये कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए कि
इस एफआईआर को निरस्त किया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि कोर्ट में जब चार्ज फ्रेम हो गया आपके अगेंस्ट तो आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करें, ये प्रूव करते हुए, ये शो करते हुए प्रेफेस है कि जो चार्ज आप पे लगाया गया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बेबुनियाद है। तीसरा ऑप्शन है जो आप किसी भी समय अडॉप्ट कर सकते हैं, वो है सेक्शन 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आप हाई कोर्ट में क्वॉशिंग पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें अगर प्रेफेस है ऐसा दिखाया जा सके कि ये केस जो इल्ज़ाम लग रहा है, जो इल्ज़ाम पे एफआईआर हुआ है, वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आयोटा ऑफ डाउट नहीं है, तो आप क्वॉशिंग पिटीशन में हाई कोर्ट से प्ली कर सकते हैं कि आपके एफआईआर को निरस्त किया जाए। चौथा एक ऑप्शन है जो रेयरली यूज होता है, सेल्डम यूज होता है, क्योंकि सेशंस कोर्ट नॉर्मली उस पावर को एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, वो है सेक्शन 397 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ये दिखाते हुए कि लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा है एफआईआर के बेसिस पे वो क्यों सस्टेन नहीं करना चाहिए और उसे निरस्त किया जाए। तो ये सारे कोर्स ऑफ एक्शन आप डिसाइड कर सकते हैं ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस कि क्या कब अडॉप्ट करना है एफआईआर के अगेंस्ट, अगर एफआईआर झूठा है। संजू जी, हमें यह बताएं कि न्याय पाने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे की जाती है, क्या होगा पहला कदम? न्याय पाने का पहला कदम हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमें ये एहसास हो रहा है या ये ज़रूरत है कि हमें न्यायिक प्रक्रिया को शुरू करना है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे उस डिस्प्यूट में क्या इश्यूज इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंगली आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस प्रावधान, कानून के किस प्रावधान के अंदर न्यायिक प्रक्रिया को शुरू करना है, हमें किस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाना है, या सीधे हाई कोर्ट जाना है, या सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है, या कोई और ट्रिब्यूनल में जाना है। थर्डली, एक बार ये पता चल जाए कि किस प्रावधान में जाना है और इशूज़ क्या हैं, तो थर्ड स्टेप आता है कि क्या हम डायरेक्टली कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या उससे पहले कोई और कंप्लायंस है, कंप्लायंस इन द फॉर्म ऑफ या तो स्टैट्यूटरी नोटिसेस भेजना है या कुछ और कानूनी कागजी कार्रवाई करना है, तो उस कार्रवाई को करके तभी हम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जब इशूज़ एक्ट कौन सा लगना है, प्रावधान कौन सा लगना है और क्या कागजी कार्रवाई करना है और फिर कोर्ट पहुंचना है, इस प्रक्रिया को पूरा करके हम अपना कदम उठा सकते हैं जब भी हमें कानूनी कार्रवाई करनी हो। तो यह थे संजू कुमार। कानून की जटिलताओं को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की इन्होंने। कानून और उससे जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहें न्याय टीवी के साथ। नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।